यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 में आज जो फर्स्ट वो था 17 फरवरी, उनका हो चुका है। 18 में कल होना है। तो कल मैंने ग्राफ के क्वेश्चन जितने बताए थे स्टार्टिंग में, कल मैं लेक्चर में 11 में, तो वो लगभग ग्राफ का ही स्टार्टिंग हुआ था। आज मैंने सोचा कि अब तो कुछ है नहीं, लास्ट है आपका, सुबह देने जाना है का पेपर। तो मेरे ध्यान में आया कि मैं आपके फार्मूले का रिवीजन करा दूँ। आइए, ऑल फार्मूला रिवीजन 18 फरवरी में जितने आने की संभावनाएं हैं। मैं अनबोरिंग अकादमी के साथ से इस्लाम सर, आप रिवीजन के बारे में आइए हमारे साथ। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति पहला चैप्टर आपका है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में क्या समझना है आपको? संख्या पद्धति में आप देखिए सम को समझ लीजिए। सम माने जो संख्याएं 2 से कट जाएं उसे हम सम कहते हैं। जो 2 से कट जाए सम, जो 2 से ना कटे वो विषम, जो 2 से ना कटे वो विषम हुआ। उसके बाद में क्या आता है? भाज्य। भाज्य वो संख्या होती है, भाज्य में कंपोजिट नंबर जो होता है। भाज्य मतलब जो संख्याएं के टुकड़े 1 से कट जाए, खुद से कट जाए वो, और भी किसी नंबर से वो कट जाए, तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटा सम संख्याएं 2 होती हैं, सबसे छोटी विषम संख्याएं 1 होती हैं, और सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होती है। क्योंकि 4 जो है, ये 4 आपका 2 से कट जाएगा, 4 से कटेगा और 1 से कटेगा, मतलब 2 से अधिक कट रहा है। अगला क्या है? अभाज्य। अभाज्य का मतलब ये हुआ कि वो संख्याएं जो खुद से कटे और 1 से कटे। जैसे सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4, सबसे छोटा विषम संख्या 1, सबसे छोटा सम संख्या 2। अब इसमें आता है परमेय संख्याएं, वो संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी हूं, P/Q के रूप में लिखी हूं, लेकिन Q का मान नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 ना हो, और जहां पे P और Q एक परमेय संख्या हो, वो क्या होता है? परमेय पूर्णांक हो। क्या हो? पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब इसमें होता है कि वो संख्याएं जिसमें सारी माइनस गिनती, मतलब -5, -3, -2, 0, ये सारी, यानी सारी पॉजिटिव संख्याएं और सारी निगेटिव संख्याएं और 0 सबको शामिल कर लिया जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अब इसके बाद में समझ लीजिए कि प्राकृतिक संख्या, ये तो हो गया आपका सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, और ये परमेय संख्या कि P/Q के रूप में लिखा हो, लेकिन P का मान कभी 0 ना हो। अब आइए, दूसरा बिंदु है आपको समझना है कि प्राकृतिक संख्या 1, 2 यानी गिनने वाली संख्या 1, 2, 3, 4, 5 काउंटिंग नंबर को हम परमेय संख्या कहते हैं। कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ये आपका प्राकृतिक संख्या हो गया। प्राकृतिक संख्या के बाद में यानी काउंटिंग नंबर को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद में आता है दूसरा पूर्ण संख्या, वो संख्याएं जिसमें 0 शामिल करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 ये आपका पूर्ण संख्या हो गया। प्राकृतिक सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या आपका 1 है, तो छोटा पूर्णांक आपका 0 है। अब पूर्णांक आपने समझ लिया। तो इस तरह से ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं जिसे आपको समझना है। दूसरी बात, स्थानीय मान। किसी का अगर स्थानीय मान पूछता है तो मान लीजिए 3, 5, 4 स्थानीय मान, मान लो 3 का पूछ ले, तो 3 का स्थानीय मान कितना होगा? ये 300 हो गया। अंकित मान मतलब क्या हुआ कि वो संख्या जो लिखी हो, मतलब 5 का अंकित मान पूछे तो वो 5 ही हो जाएगा। तो इस तरह से जो है इसमें पूछा जा सकता है। अब इसमें अगला देखिए, तो ये रहा आपका सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य, अभाज्य और पूर्णांक। अब आ जाइए, आपका अगला चैप्टर है जिसमें आपको पढ़ना है सरलीकरण। क्या है? सरलीकरण। इससे संबंधित एक सवाल आपको पूछा जाएगा, सरलीकरण। उसमें बेसिक चीज यही था, सम, विषम, अभाज्य, परमेय संख्या, यही था सब।
बाकी कुछ नहीं है। अब आता है सरलीकरण। सरलीकरण में आप क्या करेंगे, बार्ड-मास के फार्मूले को ध्यान में रखेंगे। क्या करेंगे, बार्ड-मास के फार्मूले को, मतलब बार ब्रैकेट, ये कोई सवाल आपका लिखा होता है 3 गुणे 4 भागे 2 और माइनस ये 3 माइनस 4, ये बार ब्रैकेट है। तो जो ऊपर लिखा होता है ये बार ब्रैकेट होता है। सबसे पहले हम बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर आप मीन का को सॉल्व करेंगे, का को सॉल्व करेंगे, फिर बाद में क्या करेंगे, डी से डिवाइड मतलब भाग करेंगे, फिर आप उसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ेंगे और अंत में घटाएंगे। किसी भी सवाल में आप इस बार-मास फूल के फार्मूले को ध्यान में रखते हुए आप सरलीकरण के सिंप्लीफिकेशन वाले सवालों को आसानी से हल कर लेंगे। मान लीजिए 3 गुणे 4 गुणे 2 इस तरह दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम बार बढ़ाएंगे, मींस इसका वैल्यू क्या हो गया, ये आपका 1 हो गया। और यहाँ पे फिर क्या करेंगे, फिर डिवाइड वाले को बढ़ाएंगे, डिवाइड मींस यानी 4 को 2 से भाग किया तो 2 आया, फिर इसके बाद में क्या आएंगे, गुणे पे आएंगे, और गुणे के बाद फिर क्या करेंगे, गुणे के बाद में आएंगे गुणा हो गया, गुणा के बाद में ये जोड़ हो गया और अंत में घटाओ। इस तरह से बार्ड-मास के फार्मूले को ध्यान में रखते हुए हम सवालों को सॉल्व कर लेंगे। ये रहा हमारा सरलीकरण में बार्ड-मास के फार्मूले को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बार्ड-मास को ना भूलिएगा। एक सवाल आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 में बार्ड-मास के फार्मूले में 17 में आया है और 18 में भी एक सवाल निश्चित आएगा। आगे देखिए, इसके बाद में अगला चैप्टर हमारा है लघुत्तम, समापवर्तक और महत्तम। लघुत्तम महत्तम का सबसे आसान तरीका होता है एलसीएम। मान लीजिए लघुत्तम से संबंधित सवाल आ जाए, तो लघुत्तम में मान लीजिए लघुत्तम को हम गुणनखंडी विधि से कर सकते हैं और उसके बाद में महत्तम को भी हम गुणन इससे कर सकते हैं, अपवर्तक या अपवर्तक के माध्यम से। हमने जो समझाया था लेक्चर में हमारे है, जो हमने अपवर्तक अपवर्तक के माध्यम से इस तरह बता दिया था। मान लीजिए आपको 10 और 15 का आपको निकालना है क्या, लघुत्तम, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले किससे कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, ये 5 हुआ, ये 15 वैसे उतर जाएगा, फिर 3 से कटेगा और फिर 5 से कटेगा, 5 ये 15 दूना 30, तुरंत आपका लघुत्तम कितना हो गया, 30। और भाग विधि से इस तरह से, अब भाग विधि से 10 और 15 का आपको महत्तम निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, महत्तम निकालने के लिए आपको क्या करेंगे कि 10 और 15 ये दोनों संख्या किसको दोनों डिवाइड करा, तो 10 में 5 दोनों का, 5 से दोनों का भाग लग जा रहा है, मींस यहाँ लिखेंगे 15 और 10 से करेंगे हम 10, ये आया 5 और 5 से फिर यहाँ 10 लिखेंगे, जिससे भाग किया था आपने वही लिख देंगे, 5 दूनी 10। इस तरह से हमारा 5 क्या हो गया, मासा सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों से भाग कर, दोनों को विभाजित कर रही है, तो वो संख्याएं क्या है, 5 है। ठीक, सभाज्य का मासा क्या होता है, 1 होता है। मान लो 3 और 5, इसलिए सभाज्य संख्याएं, इनका मासा क्या होता है, इनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा, 1 होगा। ठीक, एक सवाल इसमें और पूछा जाता है कि मान लीजिए प्रथम संख्या, एक फार्मूला है पहला संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है। अगर आपकी पहली संख्या पूछ रहा है तो मासा गुणे लासा बटा दूसरी संख्या, और अगर दूसरी संख्या पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, दूसरी निकालना हो तो ये और पहली निकालना हो तो लासा गुणे मासा बटा दूसरी संख्या। अगर आपको लासा निकालना हो तो पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या बटा मासा, यानी जो इसके बगल हो, मान लो लासा आपको निकालना है तो मासा से भाग करना पड़ेगा, और दूसरी संख्या निकालना है तो लासा गुणे मासा को पहली संख्या से भाग करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा, लासा गुणे मासा बटा पहली संख्या। इस तरह से आप लासा और मासा के सवालों की सहायता से आप तुरंत इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक, लासा गुणे मासा बटा पहली संख्या है, और जहां बड़ी से बड़ी संख्या की बात की जाएगी वहां मासा होगा, मासा लगाना पड़ेगा बड़ी से बड़ी संख्या के लिए, तो जहां बड़ी से बड़ी की बात की जाएगी वहां आपको तुरंत ध्यान दे जाएगी कि आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, इससे निकालना है। उसके बाद में लघुत्तम से संबंधित मान लीजिए घंटियों की बात आ जाए, इतनी घंटे मध्य अंतराल में बढ़ती है, तो जहां घंटियों की बात आएगी वहां आपको लासा निकालना पड़ेगा। ठीक, तो ये लासा और मासा से संबंधित सवाल में बस इतना ही था, इसी को समझ लीजिए, आपको बिल्कुल आ जाएगा। दूसरा क्या, अनुपात और समानुपात। अनुपात में क्या, अनुपात संबंधी जो सवाल होंगे, अनुपात में ये ध्यान देना पड़ेगा आपको कि अनुपात जो होगा, रेशियो होगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें रेशियो हो सकता है कि मान लीजिए किसी कक्षा में, एक कक्षा में मान लो कुल टोटल संख्या मान लीजिए 60, क्या है, मान लो 60 है,
60 बच्चे हैं और 60 बच्चे में, और लड़के कितने, मान लो 60 बच्चे हैं, 60 में मान लीजिए इसमें 2/3 लड़के हैं, तो बाकी की संख्या को 2/3 मतलब ये आपका 20 हो जाएगा, 2/3 मतलब 20 40 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 20। तो 40 20 मतलब इसी रेशियो कितना आया 40 और 20। इस तरह से आप क्या करेंगे, अनुपात वाले सवालों को बहुत आसानी से आप हल कर लेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें अनुपात के साथ साथ इसमें एक सवाल आता है समानुपात का। अनुपात और समानुपात, अनुपात में क्या होता है, अनुपात डबल अनुपात को समानुपात कहते हैं। समानुपात मान लीजिए 3 है, रेशियो ये 5 है, और ये समानुपाती ये आपका मान लीजिए ये आपका 9 गुणे ये आपका 15 है। मीन्स ये क्या हो गया कि जो मध्य अनुपाती है, मध्य है यानी बीच वाली संख्या को क्या करेंगे, मतलब 5 9 5 45 और पाते 15। इसमें से मान लो कोई तृतीय चौथे और बात पूछता है तो इस तरह से आसानी से आप इसको लगा लेंगे, यानी मध्य वाली दोनों हैं, ये लास्ट वाली दोनों के गुणा के बराबर होगा। मान लीजिए यहाँ मान x हो जाए कि क्या होगा, मान लीजिए दिया हुआ है 3 रेशियो 5 समानुपात ये x अनुपात है ये 15 है। अब x का पूछ रहे कि x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू क्या होगी, मतलब तुरंत आप क्या कर दीजिए, ये x मतलब ये बगल वाला क्या है, ये जोड़ा है इसके साथ बीच वाले दोनों, तो यानी मतलब 3 और 5 15 ही है, तो 5 5 5 क्या है 15, यानी कि जोड़े से काट दीजिए, तो 3 त्रिक का 9, यहाँ क्या उत्तर आएगा आपका, ये आपका 9 हो जाएगा। मतलब मध्य के जो दोनों पद होते हैं उनका गुणा बराबर बाह्य के दोनों गुणा के बराबर होता है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इससे सवाल संबंधित सवाल और आता है कि मान लीजिए क्या आता है, इससे संबंधित सवालों में ध्यान दीजिएगा कि और क्या आ सकता है। मान लीजिए इस तरह पूछ लिया जाए कि जैसे मान लीजिए 4000 रुपया है आपके पास, और ये अपने बच्चों में आपको 2:3 में इसको बांटना है, तो 2:3, तो इसमें दोनों का अनुपात क्या होगा, तो यदि पहले का अनुपात मतलब 2 बटा अनुपातों का जोड़ यानी 5 और गुणे आपका 4000, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अनुपातों को जोड़ दीजिए, मान लीजिए 4000 रुपया था और 4000 रुपए को 2 3 में कोई सी बांटना है उसको, तो बांटने के लिए यानी पहले का अनुपात, तो पहले का अनुपात बटा अनुपातों का जोड़ और गुणे कुल संख्या, तो इस तरह से आप इसको काट देंगे, 5 5 40 या 800 आया, 8 दूनी 1600 रुपया, यानी 1600 ये पहले का अनुपात आया और दूसरे का कितना होगा, इसको आप निकाल देंगे, यानी 4000 में 1600 बढ़ा देंगे तो बाकी जो बचेगा वही आपका 2600 वो आपका अगला हो जाएगा। तो इस तरह से अनुपातों के जोड़ संबंधी सवाल आते हैं। कभी कभी सवाल क्या आ जाएगा कि मान लीजिए 3 रेशियो x रेशियो इस तरह मान लीजिए, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बाह्य वाले जो पद होंगे उनका आपस में गुणा होगा बराबर गद्य वाले दोनों के गुणा होगा। इस तरह से सवालों को आप सॉल्व कर लेंगे। और इससे संबंधित सवाल में बाकी कुछ नहीं है। अब अगला बिंदु हमारा है, ये तो रहा हमारा अनुपातों के बारे में। अनुपातों में मध्यानुपाती बता दिया हमने, तृतीय अनुपात का सूत्र बताया हूँ, आप लिंक में देख सकते हैं, और इस तरह से आप एक रेशियो को भाग कर देंगे। अनुपातों का जो सूत्र मैंने है इसमें कि दोनों के अनुपात, मान लो तीसरा अनुपात निकालना है तो 3 बटा अनुपातों का जोड़ हुए कुल संख्या, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बचत के संबंधी सवाल भी पूछ सकते हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट क्या है, तो फास्ट डिवीजन करना है, कुछ भी नहीं है। अगला आपका औसत है। औसत के बारे में जहां तक हम आपको बता चुके हैं, औसत के सवालों में बिल्कुल आसान है। 1 नंबर आया भी है 17 में और 18 में भी 18 तारीख में भी एक सवाल आएगा। औसत के सवालों में क्या होता है कि राशियों का योग, क्या होता है, राशियों का योग और बटे हो जाएगा राशियों की संख्या। इन सूत्र को आप ध्यान रखिए तो बिल्कुल आपका गलत होगा ही नहीं। औसत और राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। मान लीजिए किसी की मजदूरी हो या कोई मतलब जिस तरह से हो, किसी का वजन हो विद्यार्थियों का, तो मान लीजिए इस तरह में क्या रहता है, सबसे पहले आप मान लो मजदूरी हो तो 150 हुआ और 10 हुआ। मान लो दूसरे दिन, एक दिन आपने 150 कमाया, दूसरे दिन आपने 100 कमाया, कुल कितना कमाया, 2 दिन में कमाया। तो यदि दोनों को जोड़ के बटा उसके 2 लोग हैं तो उसे भाग कर दिया। तो इस तरह से आपको ध्यान देना पड़ेगा। मान लीजिए क्या आ गया कि 7 व्यक्तियों का औसत मान लीजिए 40 है, इसमें एक और आ गया तो औसत कितना हो जाएगा, तो यदि इसको इससे गुणा कर लेंगे, मान लीजिए 8 हो गया तो कितना होगा, तो इस तरह मान लो इसका 40 है तो इसमें तीसरे वाले का औसत क्या होगा, तो यानी इसको इससे गुणा कर दीजिए, इसको गुणा कर दीजिए, दोनों को हटा दीजिए, उत्तर आ जाएगा आपको।
स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है? स्टैंडर्ड फार्मूला बस आपका यही है कि औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अगर आपको राशियों की संख्या निकालना है तो राशियों के योग को औसत से भाग कर देंगे, या आपको राशियों का योग पता करना है तो आपके औसत गुणे राशियों की संख्या से आप गुणा कर देंगे। इस तरह स्टैंडर्ड फार्मूला जो आपका है वो क्या है? औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। बाकी कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है, इसी फार्मूले की सहायता से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट ये रहा औसत के बारे में। औसत के बाद जो आपका है औसत पे सवाल बिल्कुल मैं करवा चुका हूं, अब बिल्कुल ध्यान से एक बार रिवीजन कर लिए। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब आता है सवाल प्रतिशत, बहुत आसान सवाल होता है प्रतिशत का। अब इसके बाद में आता है क्या? औसत के बाद में हमारा आता है प्रतिशत। अब प्रतिशत को ध्यान में रखना है, बिल्कुल बहुत आसान सवाल है। और प्रतिशत आपका क्या है? पद माने 1, शत माने 100, यानी उसका मान अब 100 में कितना होगा तो उसमें 100 मान होगा। मतलब इस तरह पूछ सकता है कि आपका 7000 है, क्या है? 7000, इसका 10% क्या होगा? तो 10% मतलब क्या होगा? 7000 का 10% अगर पूछे तो तुरंत ध्यान रखिएगा कि तुरंत आप इसके 2 जीरो बढ़ा दीजिए, जो बड़ी संख्या उसके 2 जीरो बढ़ा दिए, बाकी संख्या को मतलब तो 70 गुणे 10 यानी 700 हो गया। इस तरह से आप क्या करेंगे? मान लीजिए 20%, 30%, 40% कितना होगा तो जितना परसेंट होगा तो उसको संख्या को उससे गुणा कर दीजिए, इतना गुणे इतना। कभी कभी क्या आ जाता है, मान लीजिए कि सवाल में पूछ लिया जाए कि सवाल में जैसे मान लीजिए ये पूछा गया कि 25 का x प्रतिशत, ये कितना है? मान लो 300 है। 25 का x प्रतिशत बराबर 300, तो तुरंत आप ध्यान रखिए क्या करिए? 25 गुणे x बटा क्या लिख देंगे? 100, और बराबर क्या लिख देंगे? 300। और तुरंत इसको आप सॉल्व कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 300 पर, ये आपका कितना हो गया? ये आपका, ये ध्यान रखिएगा 25 यानी x बटा क्या हो जाएगा? 100, और ये इससे गुणा हो जाएगा तो यहाँ 100 यहाँ चला जाएगा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको तुरंत यहाँ से काट दीजिए, 100 × 100 और 25 चौका 100, नीचे आपने 12, तुरंत आपका ये 1200 उत्तर हो गया। यानी मतलब ये 25 गुणे x बराबर 300 है तो वो 1200 होगा। ठीक, तुरंत इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो ये रहा आपका, जैसे मान लीजिए आ गया बक्सर सवाल पूछा था, मान लो आ गया 300 का 18% कितना होगा, तो तुरंत करिए, इसको काटिए, 18 या 54, तुरंत 54 आपका उत्तर हो गया। यानी जो बगैर अगर जीरो यहाँ मिल गया कहीं तो तुरंत आप इसको काट दीजिए, 18 या 54, मतलब तुरंत इसके 2 जीरो आ दिया, 18 या 54 उत्तर हो गया आपका। तो इस तरह से प्रतिशत के सवाल आप आसानी से हल कर सकते हैं। जितने का प्रतिशत पूछा जाएगा उतना का आपको तुरंत आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला देखिए प्रतिशत, ये था आपका सवाल प्रतिशत का। प्रतिशत माने पट माने 1, शत माने 100, मान लीजिए हो जाए 800 और प्रतिशत कितना आया? 3%। ध्यान रखिएगा 3%, यहाँ प्रतिशत है, ये 2 जीरो काट देगा, 8 फिर 24 उत्तर हो गया। ठीक, जितना प्रतिशत पूछो उतना। अगर मान लीजिए आ जाए कि 1/2 को प्रतिशत कर लिए तो क्या होगा? 1/100, 100/100 है ना, ये 100 हो गया। तो इस तरह से आप क्या करेंगे? 2 × 2 = 50 बराबर क्या हो गया? 50%। क्या हो गया? 50%। 1/2 गुणे 100/100 और ये आपका प्रतिशत के रूप में आएगा, इसको काट दिया 50% को आ जाएगा 1/2। तो इस तरह से सवाल हमारा था प्रतिशत का। आप फास्ट रिवीजन बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जितना आएगा उतना गुणे उतना बटा 100। अब आता है लाभ और हानि, तीसरा आता है लाभ और हानि। अब ये देखना है लाभ कब होगा, हानि कब होगा। मान लीजिए कम का लाए ज्यादा का बेचे तो लाभ होगा, और ज्यादा का लाए कम का बेचे तो हानि होगा, ये बात समझना है। अब मान लीजिए कोई आदमी 100 रुपए का सामान लाता है और बेचता उसको कितने में है? 120 में, तो तुरंत आप समझ जाइए कि यहाँ क्या हुआ है? लाभ हुआ। लाभ कब होगा? जब आपका बेचने वाले का मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, और अगर विक्रय मूल्य कम है तो आपका हानि होगा। ठीक, प्रतिशत निकालने की बात आती है तो प्रतिशत में क्या होता है कि लाभ बराबर जितना लाभ हुआ, मान लो 120 लाख कितना लाभ हुआ है? लाभ हुआ आपका 20/100 गुणे 100, तो बराबर कितना हो जाएगा? 20% लाभ हुआ। कोई सामान 100 रुपए में लाया गया तो जितना लाभ हुआ है उतना बटा क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या है?
लाभ या हानि का प्रतिशत ध्यान रखिएगा, लाभ बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य और गुणे 100, और हानि का जो फार्मूला बनेगा क्या, हानि बराबर हानि बटा क्रय मूल्य और गुणे 100। नहीं, हानि बराबर प्रतिशत जो होगा हानि बटा क्रय मूल्य गुणे 100 और लाभ बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। इस तरह फार्मूले लगा करके आप लाभ हानि के सवाल को आसानी से समझ लेंगे। ठीक, तो इसमें क्या आता है, लाभ हानि क्या है और इसके प्रतिशत। ठीक, तो प्रतिशत को ध्यान रखिएगा, प्रतिशत निकालने के लिए तुरंत आप प्रतिशत मतलब 100 पे निकाल लेंगे तुरंत कि लाभ बराबर लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बराबर क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, जो ज्यादा रहेगा उसमें घट जाएगा। और क्रय मूल्य जो होगा, क्रय मूल्य में क्या है, क्रय मूल्य जो है वो हमेशा नीचे रहता है, लाभ बटा भी क्रय मूल्य होता है और हानि बटा भी क्रय मूल्य होता है। और इसे साफ कर लीजिए, इस तरह से आपका उत्तर आ जाएगा। लाभ हानि से संबंधित सवाल में एक आता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य में क्या होता है, जो दाम लिखा होता है, छूट होता है। तो अंकित मूल्य माने कि उस पर लिखा कितना है। और मान लीजिए कोई सामान है, उसके मान लीजिए इतने का सामान लाया तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा या रिपेयरिंग किया तो वो भी उसमें वैल्यू में जुड़ जाता है। तो इस तरह से इसका तो ही फार्मूला था हमारा स्टैंडर्ड कि लाभ बटा लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसके प्रतिशत को निकालने के लिए बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, तुरंत आप इसके हानि की लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100। मान लीजिए 20 रुपए लाभ हुआ तो 20 बटा 100। ठीक, अगला देखिए, अगला आता है हमारा बिल्कुल आसान सवाल है और इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। आता है ब्याज। ब्याज में बिल्कुल समझिए ब्याज क्या है। तो ब्याज में ध्यान रखिएगा, जो जितना पैसा आपने जमा किया उस बैंक को, उससे जो एक्स्ट्रा पैसा दिया गया वही ब्याज कहलाता है। मान लो कोई आदमी 100 रुपया बैंक में जमा किया, उसको मिल गया कितना, 110 रुपया मिल गया। तो 110 जो मिला, 10 में जो बढ़ा हुआ पैसा है वही आपका क्या है, जो बढ़ा हुआ पैसा है वही आपका ब्याज कहलाता है। ब्याज दो होता है, एक होता है साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज लगा जाएगा, ब्याज पर भी ब्याज लगाया गया। साधारण ब्याज निकालने का फार्मूला होता है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, यानी मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100, यानी इसको पीआरटी भी कह सकते हैं, पीआरटी बटा 100, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ये स्टैंडर्ड फार्मूला होता है। इसमें अगर मान लीजिए किसी का भी अगर पी की वैल्यू निकालना है तो साधारण ब्याज गुणे 100 बटा आरटी से भाग कर देंगे। अगर आर निकालना है तो साधारण ब्याज गुणे 100 बटा पीटी, और टी निकालना है तो साधारण ब्याज गुणे 100 बटा पी आर। इस तरह से तीनों में कोई भी पूछ रहा है तो आप अपने इतना गुणे इतना बटा 100 निकाल देंगे। ध्यान रखिएगा बिल्कुल, साधारण ब्याज गुणे 100 कब, जब पी की वैल्यू निकालना होगा आरटी से भाग करनी। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों एक साल के लिए बराबर होता है। मतलब अगर एक साल की अगर बात की जाएगी तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम हो जाएगा। वार्षिक माने एक साल में, और दूसरी बात ये ध्यान रखना कि दोनों एक साल के लिए दोनों की जो है बराबर होगी। और अगर जैसे जैसे साल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर होता जाएगा। इस तरह से आप बिल्कुल स्टैंडर्ड फार्मूले से साधारण ब्याज पी आर टी अपॉन 100 और चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल आएगा तो वो मतलब जानेगा कि ब्याज पर ब्याज लगा है, इसके फार्मूले को लेकर के आप बिल्कुल लगा सकते हैं, है ना। इसका स्टैंडर्ड फार्मूला है, बहुत आसान सवाल होता है। जैसे क्या होता है, P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 पावर एन। ये आपका ये स्टैंडर्ड फार्मूला है जो बिल्कुल मानक के हिसाब से नए भी लगा सकते हैं, वरना आप क्या करेंगे P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर एन। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का और भी फार्मूले हैं लेकिन बस समय कम है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि साधारण ब्याज निकालने का पी आर टी अपॉन 100 और ये P इंटू 1 प्लस आर बाई 100। ट्रिक फेल हो सकता है, स्टैंडर्ड फार्मूला कभी फेल नहीं होता है, भले 2 मिनट ज़्यादा लगेगा 1 मिनट, लेकिन 100% आपका राइट रहेगा। यानी क्या हो जाएगा, ये आपका P इंटू 1 प्लस आर बाई 100, यानी 1 प्लस आर जितना ये रेट आपका है और पावर ये वहाँ होगा बता 100, तुरंत आप इसको लगा सकते हैं। ठीक,
तो इस तरह से ये आपका रहा साधारण ब्याज उसके बारे में। अगला सवाल हमारा क्या है, ये मूल मिश्र धन, मिश्र मतलब होता है जो मिला हुआ। अब आता है समय, दूरी और चाल। ये क्या होता है कि मतलब दूरी है, समय है और चाल है, तीन चीजें हैं। क्या? दूरी, समय और चाल। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर जो होता है वो होता है चाल गुणे समय। क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब यहां से अगर हमें चाल निकालना हो तो दूरी को समय से भाग कर देंगे, जो बगल वाले हैं वही भाग करेंगे। मतलब इसके बगल क्या है? मान लो चाल निकालना है तो इसके बगल टाइम है, टाइम से आप तुरंत भाग कर देंगे। अगर मान लीजिए चाल निकालना है तो दूरी बटा चाल, अगर मान लो स्टैंडर्ड चाल बराबर दूरी बटा चाल बराबर दूरी गुणे दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये ना मिटने वाला फार्मूला है, बिल्कुल अमर अजर है। तो यहाँ से दूरी बराबर चाल गुणे समय अगर आप जानते हैं तो बिल्कुल आप लगा लेंगे। एक ध्यान रखिएगा, इसमें क्या करना पड़ता है कि मीटर पर सेकंड, अगर मीटर पर सेकंड दिया है तो इसको 5/18 से ये गुणा कर देते हैं। कहीं भी मान लीजिए दिया हुआ है तो मीटर पर सेकंड को अगर km में बदलना है, किसमें? के मीटर पर सेकंड में बनाना है, क्या बनाना है? मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर मान लो 36 किलोमीटर दिया है, क्या है? km पर आवर। और इसको आपको बनाना है मीटर पर सेकंड में, क्या बनाना है? मीटर पर सेकंड में। तो तुरंत आप लिख दीजिए 36 और गुणे 5/18, 36 ये ध्यान रखिएगा कि 5/18 बड़े से जब छोटे की तरफ आएंगे तो 5/18, और छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो इसी का जस्ट उल्टा लेंगे 18/5। इसको आप ध्यान रखेंगे। मान लीजिए आपका कि 10 को मीटर पर सेकंड को किलोमीटर बदलना है तो इसके उल्टा जाएंगे आप, क्या? यहाँ पे 18/5 लिख देंगे। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, कभी गलत ना होने वाली चीज है, तो हम उसका उल्टा ध्यान कर देंगे। यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये ध्यान रखिएगा इसमें। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि ये आपका 5/, इसमें अगर मान लो ट्रेन एक खंभे को पार करती तो ट्रेन की लंबाई और प्लस पुल की लंबाई दोनों को जोड़ करके तब पार होगा। ध्यान रखिए, दोनों दूरी को जोड़ करके तब उसको करिएगा। दूरी ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो इस चाल बराबर दूरी गुणे समय, और ये 5/18, 18/5 वाले को ध्यान रखिएगा रिविजन क्लास में। अब क्या है, अगला जो हमारा सवाल है वो समय और कार्य है। समय क्या है? ध्यान रखिएगा। मान लीजिए जैसे कोई आदमी 8 मजदूर किसी काम को 16 दिन में करते हैं। यहाँ 8 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आदमी की संख्या घटाएंगे तो दिन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी 16 गुणे 8। और फिर मान लीजिए आदमी बढ़ा देंगे, यहाँ 12 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 16 गुणे 8/12। ठीक, यानी सवाल क्या बनेगा कि 8 आदमी किसी काम को 16 दिन में करते हैं, तो 12 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे? सवाल ही बना। मतलब ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे फिर आप 8 बराबर इतना, एक बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ बुरा हो जाएगा, और 12 के लिए भाग। मतलब क्या करेंगे कि जहां इस तरह का सवाल पूछा जाएगा तो जितना पहले दिया है उसको गुणा कर लेंगे 8 गुणे 16, और जितने इसे भाग करना है, मतलब जितने का पूछा है उतना से आप भाग कर देंगे। यानी 8 गुणे 16/12, जितना का पूछा जा रहा है उतने से आप क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। ठीक, तो इस तरह से इसमें पुरुष महिला की बात आ जाएगी, तो कन्वर्ट करने की बात आएगी तो कन्वर्ट कर लेना। तो ये बराबर स्टैंडर्ड जो फॉर्म हमारा बना वो यही है कि मान लीजिए किसी काम को करते हैं तो उसमें यही लगेगा फार्मूला कि कम के लिए क्या करना पड़ेगा? कम के लिए पूरा, और अधिक के लिए आपका भाग होगा। ठीक, अब आता है, ये तो सवाल हो गया हमारा इसमें ये समय और दूरी का। अब हमारा अगला सवाल है क्या? 2D और 3D को समझने थोड़ा सा। 2D मतलब क्या होता है? जिसमें ऐसा आकृति जिसमें लंबाई और चौड़ाई होता है। तो इसमें क्या है? एक तो आपका वर्ग है और दूसरा क्या है? आयत। आयत क्या? आयताकार कोई चीज होगा। वर्ग है तो वर्ग में क्या होता है? वर्ग में परिमाप और दो ही चीज पूछी जाती है, एक होता है आपका परिमाप और दूसरा होता है आपका, ये आपका होता है क्षेत्रफल। तो परिमाप मतलब कि वर्ग का होगा तो 4 गुणे भुजा हो जाएगा, और क्षेत्रफल होगा तो भुजा गुणे भुजा हो जाएगा।
की बात आएगी तो एल प्लस बी यानी लंबाई चौड़ाई को जोड़कर उसे क्या कर देंगे, गुणा, क्या मिल गया, परिमाप। अगर मान लीजिए क्षेत्रफल निकालना है तो दोनों को गुणा कर देंगे। तो इस तरह से इसी संबंधी सवाल तो होंगे कि लंबाई गुणे चौड़ाई। मान लीजिए किसी का क्षेत्रफल दिया है वर्ग का, आपको भुजा पूछ रहा है तो उसका आप स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। मान लो किसी का मान लो 16 वर्ग मीटर फुट दिया है उसका, तो इसकी क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना आएगा, वर्गमूल, ये हो जाएगा 4, ये भुजा कितना होगा, 4 हो गया। यानी वर्ग का क्षेत्रफल जो दिया है 16 दिया है वर्ग मीटर, उसका भुजा पूछा तो आपने क्या किया, 16 को 4 से ऊपर दिया, इस तरह से आपका आ गया। और यहाँ पे स्टैंडर्ड फार्मूला क्या बनेगा, परिमाप 4 गुणे भुजा, क्षेत्रफल गुणे भुजा गुणे भुजा, और आयत में क्या लंबाई चौड़ाई को गुणा कर देंगे और उसके बाद में इसका क्षेत्रफल निकालने के लंबाई चौड़ाई को गुणा कर देंगे। इसमें मान लीजिए क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल दिया है, क्या करेंगे, क्षेत्रफल दिया है तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल देंगे तो लंबाई से भाग कर देंगे तो चौड़ाई आएगी, और चौड़ाई को भाग कर देंगे तो लंबाई आ जाएगी। और मान लीजिए इसमें परिमाप दिया, तो परिमाप को पहले क्या मान लो 40 दिया है परिमाप किसी का, तो उसको पहले 2 से भाग करिए, कितना आया, 20 आया, और 20 में मान लो लंबाई बढ़ाएंगे तो चौड़ाई आएगा, चौड़ाई को आएंगे तो जहां परिमाप दिया है तो परिमाप को आयत का अगर बात है तो परिमाप को सबसे पहले आप 2 से भाग कर देंगे, भाग करने के बाद जो बचा उसमें लंबाई घटाएंगे, चौड़ाई आएगा, चौड़ाई घटाएंगे, लंबाई आएगा। और यहाँ अगर परिमाप दिया है आपको भुजा निकालना है तो तुरंत आप परिमाप को 4 से भाग कर देंगे, तुरंत आपको क्या मिल जाएगा, तुरंत आपको भुजा मिल जाएगा, भुजा को भुजा से भाग कर देंगे, तुरंत क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इस तरह से क्या आएगा, आयत वर्ग के बारे में था। अब ये 2D में क्या आता है, अब इसमें क्या आता है, विकर्ण। विकर्ण मतलब होता है कि जो तिरछा हो, मान लीजिए ये आयत है और आयत मतलब ये क्या होता है, ये विकर्ण हो गया, ठीक, इस तरह से हो सकता है, तो इसे क्या कहता है, विकर्ण। क्या हो गया, विकर्ण हो गया। ये आपकी लंबाई है और ये आपकी चौड़ाई है, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से भी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूले को भी आप इसको लगा सकते हैं, ठीक। तो इस तरह से आप वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण भी निकाल सकते हैं आप। इसके फार्मूले को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ये बिल्कुल आपका आता है। अब आता है सवाल अगला, क्या है हमारा अगला सवाल, हमारा क्या बना, ये होगा हमारा वर्ग और आयत। त्रिभुज के बारे में होगा, त्रिभुज के बारे में भी आप लगा लीजिएगा, त्रिभुज के सवालों को बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। अब आता है इसमें, ये आता है आपका घनाभ, एक है घनाभ 3D वाले और एक होता है घन। घनाभ मतलब क्या होता है, ऐसा आकृति जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3 चीज होती हैं। तो इसका क्या होता है, इसमें आपका आयतन निकालना होता है, क्या होता है, आयतन। अब आयतन बराबर क्या होता है, यल गुणे बी गुणे एच। इसमें बिल्कुल आयत की तरह होता है, खाली इसमें ऊंचाई जुड़ जाती है। तो ऐसा करते हैं जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जुड़ जाए, तो उसका आयतन निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई में ऊंचाई। लेकिन अगर घन की बात हो जाए कि घन का आयतन क्या होगा, तो घन के आयतन में क्या हो जाता है, घन की ऐसी चीज होती है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बिल्कुल समान होती है। तो आयत से क्या बनता है, घनाभ, और वर्ग से बनता है घन। जो वर्ग है कॉन्सेप्ट, वर्ग में ऊंचाई आ जाए तो वो घन बन गया, और आयत में अगर ऊंचाई आ जाए तो वो घना बन गया। इसमें क्या होता है, और यहाँ पे क्या होता है, भुजा पर घात 3। उसमें भुजा आयत में क्या होता है, आयत में तो यही हो गया, जैसा गया। और वर्ग में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई 2 होता है, और इसमें 3 आया था, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई में ऊंचाई 3 होगा, भुजा पर घात 3। मान लो कोई घन का कोण दिया हो, वो मान लो 3 दिया है, इसका आयतन पूछ रहा है तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो जाएगा। और अगर मान लो घनाभ है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई को आप है, जहां पे चारों दीवारों का क्षेत्र पूछ रहे, और चारों दीवारों के बारे में पूछे तो 2 इंटू लंबाई और प्लस चौड़ाई का और गुणे ऊंचाई, ये ध्यान रखिएगा। यानी मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ ले तो 2 लंबाई चौड़ाई को जोड़ करके उसको गुणा कर दीजिए और उसे ऊंचाई से गुणा कर दीजिए। 2 चारों दीवारों की बात जहां आएगी, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई हुए ऊंचाई। तो इस तरह से आपका ये फार्मूला आ जाएगा। अब आता है आपका घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल का, तो ये हो जाएगा आपका इसमें एक फार्मूला होता है घनाभ का, घनाभ का आता है क्या, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, क्षेत्रफल की बात है तो यल बी और पी एच और प्लस एच यल, इस तरह से आपका फार्मूला ये आपका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोण कितना है, घन की बात आएगी तो 6 स्क्वायर आपका, अगर मान लो उस तरह पृष्ठ है तो 6a स्क्वायर, ये आपका हो गया घन के बारे में, और ये हो गया घनाभ का क्षेत्रफल के बारे में, ठीक। तो इस तरह से LBH के बारे में आप निकाल लेंगे। दूसरा चीज आपका क्या आ सकता है,
तीसरा में बिल्कुल फास्ट डिवीजन, पूरा सिलेबस रिवीजन के बारे में क्या है, वृत्त है। एक बिल्कुल आसान सवाल समझ लीजिएगा, वृत्त को। वृत्त क्या है, ये आपका ये वृत्त कहलाता है। वृत्त में क्या है, वृत्त में आपका ये जो होता है पूरी चौड़ी ये इसकी दूरी, ये होता है परिधि। क्या होता है ये आपका परिधि हो गया। और ये बिंदु में क्या हो गया, सेंटर हो गया, केंद्र हो गया। और केंद्र से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम त्रिज्या। क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, त्रिज्या। तो ये त्रिज्या और पूरी दूरी को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। ये हमारा व्यास हो गया और ये हमारा क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। त्रिज्या और व्यास से संबंध ध्यान रखिएगा, त्रिज्या का दूना क्या होता है, व्यास होता है। कहीं से मिला देंगे तो ये आपका 4 हो गया। इससे सवाल दो ही पूछे जाते हैं वृत्त का परिधि पूछा है, एक तो परिधि पूछेगा और दूसरा पूछेगा क्षेत्रफल। क्या, वृत्त के संबंधित 2 सवाल, एक तो परिधि, दूसरा क्षेत्रफल। तो परिधि जो होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। अगर मान लो व्यास दिया हुआ है तो ये हो जाएगा पाई डी, ये ध्यान रखिएगा। 2 पाई आर परिधि निकालने के 2 पाई आर या पाई डी। अगर परिधि ये आपका दिया हुआ है डायमीटर, तो तुरंत आप डायमीटर को रेडियस से भाग कर देंगे इसकी पाई से। और क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो क्या, पाई आर स्क्वायर। ठीक, मान लीजिए त्रिज्या आपका 7 है, तो ये भी 49 पाई, और पाई का मान जो होता है ये 12/7 होता है। ये दिया भी रहेगा, अगर मान लो इस तरह सवाल आएगा तो आपको दिया रहेगा। यानी इसमें स्टैंडर्ड जो फार्मूला बनता है, पद बराबर क्या होता है 2 पाई आर, या पद बराबर पाई डी, और क्षेत्रफल की बात आई तो पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से मान लीजिए परिधि के सवालों को आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में जो मैंने बताया, ये जितना भी था सिलेबस, ये लगभग हमारा इसमें स्टैंडर्ड में बिल्कुल कोर्स में इतना ही सवाल है। पुनः बता दूं आपको, ध्यान रखिएगा सवालों। ग्राफ के बारे में जहाँ तक बात आएगी, ग्राफ के सवाल को पिछली वीडियो मैंने लेक्चर 11 देखा, अंकगणित में हमारे ग्राफ से संबंधित सवाल को कल हमने बताया है, पूरा पढ़ाया है। एक बार ग्राफ को पुनः देख लीजिएगा, 5 सवाल ग्राफ का पक्का है, बिल्कुल फ्री का नंबर है। तो ग्राफ वालों को मैं ज़्यादा टेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ग्राफ का सवाल बहुत आसान होता है। और ग्राफ वाले में लेक्चर 7 में अभी कल ही वीडियो हमारा एक आया था, उसको आप देख लीजिए। ग्राफ संबंधित बहुत अच्छे सवाल थे जो 5 नंबर के स्टार्टिंग में ही पूछे जाते थे।